परंपरा का फॉलो जो है करना शुरू कर देंगे। जैसे जब आपने लिटरेरी क्रिटिज्म पढ़ा होगा तो एक क्लासिकल जो है लिटरेरी क्रिटिक की आपने लिस्ट बनाई होगी, फिर उसके बाद आपने जो है रोमांटिक क्रिटिक की लिस्ट बनाई होगी। तो जितने भी वहां पे क्लासिकल हैं, अगर जो तो क्लासिकल है तो वो क्लासिकल जो है वो कहने का मतलब ट्रेजेडी भी लिखेंगे, तो जब क्लासिकल वो ट्रेजेडी लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वो कोरस यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो क्लासिकल ट्रेजेडी सॉरी, ये कोरस आपका कहाँ कहाँ यूज होता है, तो कोरस कहाँ पाया जाएगा? तो आपने सबसे पहले देखा कि ग्रीक में जो वहां के ट्रेजेडी लिखने वाले राइटर थे उन्होंने अपने में कोरस यूज किया है, ठीक। अब इंग्लिश में तुमको याद करने के लिए कोई भी चीज इंग्लैंड में कैसे आई, अब इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। तो अब एक दिमाग में नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट आप ऐसे बैठा लो कि ट्रेजेडी में कोरस किसने किसने यूज किया, तो जाहिर सी बात है जो क्लासिकल पैटर्न फॉलो किया है वो यूज करेगा। जैसे तुम्हारे मिल्टन, शेक्सपियर जो है वो क्लासिकल पैटर्न फॉलो नहीं किया था, मिल्टन ने। फिर उसके बाद आप आगे आके देखेंगे जो है टीएस इलियट ने। कहने का मतलब ऐसे आप ट्रेजेडियन को आप देखो कि जो क्लासिकल हो और उन्होंने ट्रेजेडी लिखी हो, तो वो ज्यादातर जो है कोरस मिलने की संभावना ट्रेजेडी में वहीं आपको मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं? अब ये कोरस समझो होता क्या है। कोरस का यूज जैसे वुड में भी हो सकता है। वुड में भी आपने देखा होगा कि ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं, स्टेज पे वो जो है खड़े होते हैं, पहले स्टाफ होता है, फिर एंटी स्टाफ, फिर रिपोर्ट होता है, समझ रहे हैं? तो जहां भी ग्रुप ऑफ सिंगर्स आ जाएंगे वो आपका जो है कोरस का रूप ले लिया जाएगा। रोम के बाद ये चीज जो है, सॉरी, ग्रीक के बाद ये चीज रोम में आई। रोम का मतलब जो है आप समझ रहे हैं जैसे इटली, तो फिर इटली के बाद ये सॉरी रोम के बाद फिर रोम कल्चर के बाद ये आपका जो है इंग्लैंड में आया। तो इसको जो है अच्छा, इसके अच्छे प्रैक्टिशनर कौन थे वहां पे? ये सिनिका, जो कहने का मतलब ये सिनिकन ट्रेजेडी में कुछ इस टाइप की चीजें मिली, समझ रहे हैं? अब एक चीज आपको यहाँ नोट करने वाली है। अब ये देखो जो हमने आपको मोटा मोटी पैटर्न बताया था, जैसे ये देखो सैमसन एग्नोसिस देखा, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर जॉन मिल्टन है। मिल्टन कैसे जो है आपके राइटर थे? क्लासिकल थे। तो क्लासिकल थे तो यहाँ मिल गई। तो ये सब याद करने के तरीके हैं, कोई चीज दिमाग में कैसे कॉन्सेप्ट बना के आप बैठाओगे, ये उसको कहते हैं। जैसे मर्डर इन कैथेड्रल, ये भी टीएस इलियट भी क्लासिकल टाइप का जो है राइटर था, ये भी जो है क्लासिकल परंपरा को जो है लेके चलने वाला इंसान था। तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाने का तरीका है। अब ये कोरस एलिजाबेथन पीरियड में इसको जो है सोलो कर दिया गया। नाम तो कोरस है लेकिन ये सोलो मतलब सिंगल पर्सन के द्वारा गाए गाए हुए गाने को भी क्या बोला गया? कोरस बोला गया। समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है। अब कोरस कहाँ कहाँ किस किस प्ले में यूज हुआ है वो ज्यादा जो है बताना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि कोरस कहाँ कहाँ, तो ये देखिए आपका सब इसी पे लिखा है, ये समझ रहे हैं? यहां यहां आपका जो है कोरस इन इन प्ले में यूज हुआ है। अब इसी कोरस में एक आ गया कोरल कैरेक्टर। कोरल कैरेक्टर क्या चीज होती है? कोरस आपने पढ़ा, कोरस में क्या पढ़ा कि ग्रुप ऑफ सिंगर्स होंगे। ग्रुप ऑफ सिंगर्स ये कहाँ आपने पढ़ा था? जो है सबसे पहले इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ? ग्रीक में हुआ। ग्रीक में जो है किन लोगों ने किया? तो पता चला जो ट्रेजेडी लिखने वाले थे उन्होंने इसका यूज किया, ठीक। तो उस समय ग्रुप में चला। ग्रुप के बाद 16th सेंचुरी में आपने देखा, आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो? यस जी सर। सर। हाँ, दरअसल एक कॉल आ गई थी इसलिए हमने सोचा कहीं मैं कट तो नहीं हो गया। अब देखो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आप सबसे पहले आपने कोरस कहां देखा? ट्रेजेडी में देखा, ग्रीक पीरियड में देखा। फिर उसके बाद ये आपका रोम पहुंचा। रोम में इसके प्रैक्टिशनर कौन थे? सिनिका थे। सिनिका के बाद आपने ये पहुंचा आपके इंग्लैंड में। फिर एलिजाबेथन पीरियड के लगभग वही उसी टाइम में। तो एलिजाबेथन पीरियड में आपने अभी ऊपर क्या देखा कि जो कोरस था, नाम तो उसका कोरस दिया गया, लेकिन वो सिंगल जो है कैरेक्टर के द्वारा या सिंगल पर्सन के द्वारा भी गाया जाने लगा। तो मतलब ऊपर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, फिर नीचे एलिजाबेथन पीरियड में कम। अब जब कम आ गया सिंगल, तो सिंगल गाने वाले को ऐसे क्या नाम दिया गया? तो सिंगल गाने वाले को नाम ये दिया कोरल कैरेक्टर। कोरस कैरेक्टर से ये आपका कोरल कैरेक्टर बन गया। कोरल कैरेक्टर क्या करता? अब ये गाना नहीं गाता था, गाना नहीं गाता था, बल्कि क्या करता था? पर्दे के पीछे या
स्टेज पे ना करके ये आपको जो जो भविष्य में आने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में ये सूचना आपको देता था कि अब ये आने वाला है, अब ये आने वाला है। एक हिसाब से समझो कि ये इंट्रोडक्शन कराता था। समझ रहे हैं? तो कोरल करेक्टर एक्चुअली कोरस नहीं है, लेकिन हाँ कोरस से मिल, जैसे कोरस लोग क्या करते थे, कोरस लोग जो ग्रीक ट्रेजेडी में होते थे वो अपकमिंग इवेंट के बारे में गाना गा के बताते थे, ग्रुप ऑफ सिंग। तो सेम वही काम अब ये सिंगल कर रहा है। समझ रहे हैं? सारी चीजें वही हैं। जैसे क्या करते हो आप, नकल नकल ही तो करते हो। जैसे A R रहमान, पता चला फलाने किसी जो है अच्छे सिंगर जो वहां के पश्चिमी सभ्यता के हैं उनका कोई नकल कर रही है, आए दिन आप केस सुनते हो कि इनके ऊपर इतने रुपए का केस हुआ। सेम वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर वालों का सिर्फ नकल कर रहे हैं, जो ऊपर हुई है वही ये चीज अपना रहे हैं। उन्होंने ट्रेजेडी में यूज किया अपकमिंग इवेंट को बताने के लिए, तो ये भी वही काम कर रहा है। समझ रहे हैं? तो कॉन्सेप्ट मिलता जुलता उसी का है, ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट यहाँ आपको मिलता जुलता है। कोरल करेक्टर अब परीक्षा में आएगा, आप क्या पूछोगे, ये करेक्टर जो है आपका एक्शन नहीं करता है। मतलब स्टेज पे आके ये एक्शन ज्यादातर नहीं करता है, वो आप नियम तोड़ दो तो अलग की चीज है। एक्शन नहीं करता है, पर्दे के पीछे रह करके आपको अपकमिंग इवेंट के बारे में बताता है। बात समझ में आई आपको? अब आ जाओ क्रोनिकल प्ले। क्रोनिकल प्ले क्या होते हैं? देखो हिस्टोरिकल प्ले आप लोग नाम सुने होंगे, हिस्टोरिकल प्ले आपको पता भी होगा हिस्टोरिकल प्ले क्या होता है। हिस्टोरिकल प्ले वो प्ले होते हैं जिनमें हिस्ट्री के बारे में कोई इवेंट का जिक्र हो, या तो आप हिस्टोरिकल कैरेक्टर जो है का जिक्र कर दो या हिस्टोरिकल इवेंट का जिक्र कर दो। तो अब उसी से मिलता जुलता चीज आपका क्रोनिकल प्ले है। क्रोनिकल प्ले क्या है? क्रोनिकल का मतलब होता है कालाक्रम, मतलब काल का क्रम। मतलब डेट बाय डेट, डेट बाय डेट, अगर जो कोई हिस्टोरिकल इवेंट को आप कवर कर रहे हो, जैसे 1500 जो है 47 में आपका जो 1947 में आपका देश आजाद हुआ, फिर 65 में युद्ध हुआ, फिर ऐसे ऐसे करते हुए, मतलब कोई चीज बेतरतीब नहीं, उसी के सीक्वेंस में अगर जो आप किसी चीज का जो है फिक्स, जैसे आप प्रधानमंत्रियों की लिस्ट बनाना शुरू करें, आप उसी के बेस पे जो है लिखना शुरू कर दें। अब जैसे आपने शेक्सपियर के कुछ प्ले देखे होंगे, शेक्सपियर के जो 10 हिस्टोरिकल प्ले हैं उनको आप क्रोनिकल प्ले भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने हिस्ट्री को डेट वाइज कवर किया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर जो हिस्टोरिकल प्ले डेट वाइज चीजें कवर कर रहे हैं, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो वही प्ले आपके जो है क्रोनिकल प्ले हो जाते हैं। ये हिस्टोरिकल प्ले का ही एक पार्ट है, जो क्रोनिकल प्ले आप देख रहे हैं ये हिस्टोरिकल प्ले का ही एक पार्ट है। अब ये देखो नीचे आ गया वही हिस्ट्री प्ले। हिस्ट्री प्ले चाहे वो आपकी हिस्टोरिकल इवेंट हो, चाहे हिस्टोरिकल कैरेक्टर हो, अगर जो लिया जाता है तो उस प्ले को आप हिस्टोरिकल प्ले बोल सकते हो। अब आ जाओ एनल्स। क्रोनिकल्स, ये क्रोनिकल्स आपने आप मतलब इसको समझ गए, क्रोनिकल का मतलब डेट आप कवर करेंगे, ठीक। अब डेट दो तरीके से कवर की जाती है, एक बीच में कुछ जगह छोड़ करके, जैसे 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो पता चला जवाहरलाल नेहरू थे। फिर 65 में कौन हुआ, तो ये थे। फिर उसके बाद 95 में कौन हुआ, ये हुए। फिर लेकिन अगर जो ईयर बाई ईयर आप कवर करना शुरू कर दें, हिस्टोरिकल इवेंट अगर जो तुम्हारी ईयर बाई ईयर हो गई, तो उसी को बोलते हैं एनल्स। उसी को क्या बोलते हैं, एनल्स, ठीक। वो आपकी चीज कहने का मतलब रहेगा वो क्रोनिकल रहेगा। पहली सबसे बड़ी चीज क्या है, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल से छोटी चीज क्रोनिकल, क्रोनिकल से छोटी चीज क्या हो जाएगी, एनल्स। डेट बाई डेट अगर जो तुम चीज, मतलब ईयर बाई ईयर अगर जो चीजों को आप कवर कर रहे हैं, डेट बाई डेट नहीं, ईयर बाई ईयर चीजों को आप कवर कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी क्रोनिकल। और अगर जो तुमने डे बाई डे कवर किया तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगी डायरी। समझ रहे हैं? अगर जो आपने अपने चीजों को अपनी जो है उसको जो है प्राइवेट डायरी उसको आप बोल सकते हो, तो फिर वो डायरी हो जाती है। फिर वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो है उसमें आदमी अपना डालता है, डे बाई डे की चीजों को आप कवर करते हो। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ी चीज हिस्टोरिकल प्ले, हिस्टोरिकल प्ले का बच्चा तुम्हारा क्रोनिकल प्ले, क्रोनिकल प्ले का बच्चा तुम्हारा एनालिस। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। सर इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्रॉनिकल में और अनाल्स में? कौन है? एक मिनट जरा रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ छोटू।
पहले मम्मी से रात में खाना बहुत कम खाने दो। चलिए ठीक। नींबू डालें? एक बार माइक आप लोग बंद कर लो। क्लीसे क्लीसे क्या चीज होता है? क्लीसे वो चीज होता है, एक फ्रेज होता है, समझ रहे हैं? फ्रेज होता है और इस फ्रेज का बहुत ज्यादा यूज होता है। इतना ज्यादा यूज होता है कि ये जबान पे बिल्कुल सबके चढ़ा रहता है। जैसे तुमको एप्लीकेशन लिखना हुआ तो लास्ट में क्या लिखोगे? योर सिंसियरली या सिंसियरली योर्स। समझ रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई शब्द यूज करते हो? ट्रूली, योर ट्रूली, यही सब तो लिखते हो। तो जो एकदम फिक्स सी चीजें हैं कि वो चीज अगर जो कोई चीज आप लिखते हो वो आ ही जाएगी, तो वो आपकी जो है क्लिचे होती है। वही वही चीज जो है आपकी फ्रेज होते हैं। ये देखो लिखा है स्टीरियोटाइप। ये फ्रेज होते हैं कि जो आपका बहुतायत यूज होते हैं। देखो क्लिचे का मतलब क्या होता है, इसमें दो मीनिंग है। जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर जो आप इंसान हैं तो आप में जो है क्वालिटी कौन कौन सी होनी चाहिए, तो आप बताओगे कि पहली तो क्वालिटी ये है कि वो दो पैरों पे चलेगा, दूसरी क्वालिटी ये है कि उसके पास एक सिर होगा एक नाक। तो कुछ आप क्राइटेरिया देते हो। तो क्लिचे के पास दो क्राइटेरिया है। कौन सा क्राइटेरिया है? पहली चीज तो वो स्टीरियोटाइप फ्रेज होगा, मतलब एकदम सेट फ्रेज होगा, उसमें आप एक शब्द आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली फ्रेज उसी को तुम बोलते ही हो जो एकदम सेट होता है। उसमें से एक भी शब्द तुम सोचो कि मैं उसका सिनोनिम्स यूज कर दूं, जैसे योर्स। अब योर्स की जगह तुम योर्स का कोई सिनोनिम्स यूज कर दो, नहीं चलेगा। सिंसियरली का कोई सिनोनिम्स यूज कर लो, नहीं चलेगा। एकदम एग्जैक्ट यही चीज होना चाहिए। इसी को बोलते हैं गढ़ी हुई। वहां पे दूसरा कोई चीज, जैसे सांचा तुमने बना दिया, सांचा में जो सांचे का जितना आकार रहेगा, जितना भरोगे वही तो आएगा, कि उससे बड़ा जो है 19-20 बने। 19-20 बिल्कुल नहीं बनेगा। इसमें सिंसियरली का तुम सोचो सिनोनिम हम यूज कर दें के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ये कहने का मतलब ये भद्दा सा लगेगा। तो क्लीसे में देखो दो चीज होगी, एक तो स्टीरियोटाइप होगी और दूसरा है टू मच यूज, मतलब इतना ज्यादा यूज होगा कि बच्चे बच्चे जबान पे ये चीज रटी रहेगी। तो क्लीसे अगर जो कोई पूछ तुमसे क्लीसे क्या है, तो तुम दो चीज बोलो, स्टीरियोटाइप फ्रेज होते हैं और टू मच यूज्ड। दो क्वालिटी अगर जो आपने बोल दी तो समझो कि क्लीसे की तुमने ऐसी की तैसी कर दी। अब इसमें देखो कुछ जो है क्लीसे हैं, इनको आपको नोट करने की जरूरत है। अब जैसे ये देखो, परीक्षा में घूम फिर के आपके यही आने हैं। अब जैसे आई बेग योर पार्डन, ये भी फिक्स है। सिंसियरली योर्स, समझ रहे हैं? पॉइंट विथ प्राइड, ये आप देख रहे हैं। ये देखो एक क्लीशे तुमको मिला, ये आपका कहाँ यूज होता है? ये बैलेड में यूज होता है। समझ रहे हैं? ये जो क्लीशे होता है ये आपका बैलेड में यूज होता है। कुछ इसमें जो है फॉरेन फॉरेन जो है क्लीशे होते हैं, जैसे ये अक्वा टेरा फर्मा। समझ रहे हैं? ये सब आपके जो है ये भी क्लीशे हैं, लेकिन ये जो है आपके वहां इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं, ये फॉरेन लैंग्वेज के क्लीशे हैं। बात समझ में आ गई? अभी कुछ न नोट करना, सब कुछ मेंशन किया है, सब कुछ आपको जो है कुछ के माध्यम से मिलेगा। सर इसको फिर से वो कर दीजिए, आवाज चली गई थी। अच्छा, देखो क्लीशे का मतलब होता है फ्रेज होता है। क्लीशे एक होता है फ्रेज। कैसा फ्रेज होता है? टू मच यूज्ड, बहुत ज्यादा उसका प्रयोग होता है, बच्चे बच्चे की जबान पे रटा रहता है। और उसके बाद वो एक क्वालिटी उसमें और होती है, स्टीरियो टाइप होना चाहिए। कहने का मतलब एकदम सेट उसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप से तो एक शब्द आगे पीछे कर सकते हो। मतलब सोचो सिंसियरली का मैं सिनोनिम से यहाँ डाल दूं और ये जो है आपका क्लीशे मान लिया जाएगा, तो क्लीशे नहीं माना जाएगा। क्लीशे का मतलब जो जैसे है बिल्कुल एकदम, इसमें एक शब्द तुम अपनी तरफ से नहीं सोचो कि योर्स का कोई सिनोनिम से लाके यहाँ डाल दूं, सिंसियरली का कोई सिनोनिम से डाल दूं, ना, नहीं माना जाएगा, क्लीशे नहीं होगा। फिर क्लीशे होने के लिए दो चीज, पहला चीज स्टीरियोटाइप, दूसरा चीज आपका टू मच यूज्ड। और ये टू मच यूज्ड भी होना चाहिए। ये नहीं कि तुम फ्रेज बना है भैया लेकिन यूज इसका नहीं हो रहा, तो वो फिर वो क्लीशे उससे नहीं बोला जाएगा आपका। समझ रहे हैं? वॉइस क्लियर है कि ट्रैकिंग हो रही है? अब देखो सर बीच बीच हो रही है। अभी सही है। अच्छा, देखो फ्रेज एक बहुत शब्द है ज्यादा प्रोटेस्टर। यूज। हाँ हेलो हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कोई भी फ्रेज जो बहुत ज्यादा चलन में रही हो, सभी को पता हो, हम भी यूज करते हाँ हैं, उसको हम क्लीशे में डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हाँ हाँ एग्जाम में ऐसा कोई वर्ड आ जाए जो हमें पता ही नहीं, तो सर वो कैसे पहचानेंगे हम?
उसके लिए देखो एक जुगाड़ है। आपके पास लिटरेरी टर्म्स की 3 किताब है बढ़िया वाली। एक तो नंबर 1 पे मिसाइल, ठीक, ये है मिसाइल। दूसरी लिए एक है क्रिस बाल्डिक, समझ रहे हैं, वो है पिस्टल। और उसके बाद एक है कडन, वो है कट्टा। 3 किताब तुम पढ़ लो, तीनों किताब क्लिशे चैप्टर खोल के बैठ जाइए, उसमें जितने क्लिशे दिए गए हों, जैसे 5 मिल जाएंगे, 5 तुम यहाँ लिखा है उतना क्रिस बाल्डिक में मिले, 1-2 एक्स्ट्रा मिले उसको आप नोट कर लो, कडेन की नोट कर लो, बस इतने में आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। इससे ज्यादा अच्छा ये बताओ, जैसे मैं आपको एग्जामिनर बना दूं, चलो भाई क्लिशे पूछो, आप कहां से पूछोगे क्वेश्चन, बताइए आप कहां से बनाएंगे? MS अब्राहम एग्जामिनर के होने का मतलब या तो आप MS अब्राहम से बनाओगे, या तो क्रिस बाल्डिक से बनाओगे, या तो कडेन से बनाओगे, यही तो आप बनाओगे। अब आप बताइए, जैसे क्लिशे, उनको क्लिशे कितने पता होगा? उनको क्लिशे उतना ही पता होगा जितना किताबों में दिया होगा। भाई ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट इंग्लैंड में पैदा हुए, कुछ डायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। तो ये इस फोबिया से आप निकल जाओ। परीक्षा निकालना तो बड़ा आसान चीज होती है, समझाना ये मुश्किल होता है, ये चीजों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे सिर्फ एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना हो, तो आप ये मान के चलिए मुश्किल से 1 महीना बहुत है, 1 महीने में आपका हर कुछ हो जाएगा। लेकिन उसमें ना आपको भी मजा आएगा, आपको भी ये लगेगा कि यार तो सर आधा अधूरा बता रहे हैं, पैसे इतने लिए हैं, मजा नहीं आवा। दिक्कत उस चीज की, बाकी ट्रिकी वाली पढ़ाई, जुगाड़ू वाली पढ़ाई, वो 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी आपकी। बात समझ रहे हैं? जी सर, थैंक यू। अब जैसे जो है आपको लगता है कोटेशन में क्या करें, कोटेशंस में ज्यादा हाथ पाँव आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं टेंशन के पास सर आवाज बहुत ब्रेक हो गई है। सर ब्रेक हो गई आवाज, सर रिपीट कर दीजिए फिर से। जैसे कोटेशंस में रंजीत अरोड़ा के कोटेशंस आप मत पढ़ना। क्यों मत पढ़ना? क्योंकि इसने कोटेशंस बहुत ज्यादा दे रखे हैं, कितना याद करोगे आप बताओ, आपकी भी एक क्षमता है। और कोटेशंस आपने देखा होगा कि जैसे 3 लाइन है, 3 लाइन का कोटेशन तुम्हारी रंजीत सिंह में दिया गया है, ठीक, 3 लाइन में महत्वपूर्ण क्या है, 2 लाइन या 1.5 लाइन, तो वो शुरुआत कहाँ करेगा, जो है आधी लाइन से शुरुआत करेगा और नीचे की 1 लाइन ले लेगा। अब ये तुमको कहां से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा हटिंसन की पॉकेट डिक्शनरी आती है कोटेशंस की, वो आप पढ़ो, 1.5 ही लाइन दिया रहेगा, तुमको लगेगा यार जो मैंने पढ़ा है वही परीक्षा में हमको दिख रहा है। समझ रहे हैं? तो ऑथेंटिसिटी का ये मतलब होता है। परीक्षा निकालना बहुत आसान है, ये इतना कठिन नहीं है, खाली सब जुगाड़ और खाली ट्रिक के दम पे सब चीज निकलती है। बाकी ये पढ़ाना आपको पढ़ा कि MS अब्राम्स खत्म करने के बाद तुम 3 दिन हमको दो, देखो 3 दिन में ये MS अब्राम्स क्या मतलब ऐसी मैं आपकी न करवा दूं तो आप बताना। 3 दिन हमने ज्यादा ही बता दिया आपको, लेकिन वो सिर्फ परीक्षा के लिए होगा, समझने के लिए ज्यादा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? अब आ जाओ प्रोटेस्टर्स पे। तो प्रोटेस्टर आपका इसमें है, प्रोटेस्टर इसको कंप्लीट करा के, हाँ सर मैं कह रहा था इसको कंप्लीट करा के एक बार 3 दिन वाला भी करा दीजिएगा प्लीज, एग्जाम भी तो निकालना ही हम लोगों को। नहीं, वो आप नहीं भी कहेंगे तो भी कराना है, क्योंकि अगर जो आप हमसे जुड़े हो तो आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, तो मैं भी प्रभावित होऊंगा। तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप हमसे जुड़े हैं तो समझिए वो आपकी मतलब आधा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें मेरी भी है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मतलब मैं फ्री हूँ, समझ रहे हैं? जी सर। अब देखो सर। प्रोटेस्टर एक तुमको प्रोटेस्टर मिला। प्रोटेस्टर इसका मतलब क्या है, इसको यहाँ डाला क्यों गया? देखो प्रोटेस्टर का मतलब होता है अनटैलेंटेड पोएट्स, अनटैलेंटेड कवि। तो अनटैलेंटेड कवि का यहाँ डालने क्या मतलब हुआ? ये टर्म जो है इसने जो है अलेक्जेंडर पोप ने प्रोटेस्टर उनको बोला है कि जो कविता का निर्माण करते थे लेकिन सिर्फ क्लिशे का यूज करके। क्लिशे का मतलब समझ रहे हैं? अब जैसे एक कविता लिखा, लास्ट में लिखा आई बेग योर पार्डन, फिर दूसरी लाइन लिखा, फिर लिखा लास्ट में राइम स्कीम मिलाने के लिए आई बेग योर पार्डन, फिर तीसरी लाइन लिखा, कुछ लिखा आगे मान ली, फिर लास्ट में राइम स्कीम आई बेग योर पार्डन। तो जब पढ़ोगे आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई लास्ट में पता चला राइम स्कीम मिल गई, आप भी कवि बन गए, आप भी, आपकी भी जय जयकार होना। तो इससे जो है अलेक्जेंडर पोप की बड़ी सुलग जाती थी। सुलग क्यों जाती थी? ये इंसान मेहनत किया, इसके पास जो है अच्छी खासी बोकैब थी, अर्बन बोकैब थी, ठीक है,
अब ये मेहनत करने के बाद, इसको मीटर का ज्ञान था, इसको राइम का ज्ञान था, ये अच्छी खासी इसके पास वोकैब है, इतनी मेहनत करने के बाद ये पोएट्री लिख रहा है। एक पता चला निरहो गुरहो मुंह उठाए पहुंच गए, वही लिखे लगे, उनकी भी जय जय कर, तो जलन तो हो, जो है जलन होना या ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। तो ऐसे कवि जो अनटैलेंटेड थे, सिर्फ उन्होंने क्लिशे का यूज करके राइम इसकी मिला के पोएट्री लिख डाली। उन्हीं के लिए अलेक्जेंडर पोप ने ये टर्म यूज किया है, प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर का मतलब होता है अनटैलेंटेड। ये देखना, ये टेंटुअस एक शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, एक इसको जरा साफ करता हूँ। ये सिर्फ अनटैलेंटेड नहीं है, प्रिटेंडर्स टू द पोएटिक आर्ट, मतलब अनटैलेंटेड तो हैं ही, लेकिन पोएटिक आर्ट का वो छद्म प्रदर्शन कर रहे हैं कि मतलब मैं भी, मुझ में पोएटिक आर्ट बड़ी जबरदस्त है। बात समझ में आई आपको? चलो अगले, सुन पा रहे हो? आपकी वॉइस करेक्ट नहीं सर, आ रही है अब। अब आ जाओ, देखो कॉमेडी पे। कॉमेडी क्या चीज होती है? कॉमेडी कोई विशेष चीज नहीं होती, इसको नॉर्मली आप जानते हैं। कोई भी, कहने का मतलब ड्रामा हो, और ड्रामा जो है ड्रामेटिक फॉर्म में हो, तो हैप्पी एंडिंग है, उसको आप जो है कॉमेडी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसमें समझने वाली क्या चीज है? सर कॉमेडी सिर्फ ड्रामा में होती है, किसी और चीज में भी होती है? नहीं नहीं, कॉमेडी अगर जो बनी है तो वो ड्रामा के लिए ही बनी है। बाकी कॉमेडी तुम नाटक से जोड़ लो, वो अलग ही चीज है। अब जैसे पैरासीटामॉल बनी है सिर्फ बुखार के लिए, अब उससे खाने सूजन भी कम होती है हल्का फुल्का, तो कहो यार ये तो सूजन भी घटाती है, समझ रहे हैं? पेन किलर भी होती है, थोड़ा मोड़ा उसमें पेन किलर जो है, पेन जो कम करने का भी गुण होता है, लेकिन दरअसल वो बनी किसके लिए? बनी सिर्फ बुखार के लिए बनी है, समझ रहे हैं? अब जैसे तुमने एक दवा सुनी होगी कि आइब्रूफेन, बहुत पहले चलती थी, तो आइब्रूफेन किसके लिए बनी थी? वो सिर्फ पेन किलर थी, लेकिन उसमें भी बुखार कम करने के गुण थे, सूजन कम करने के गुण थे, लेकिन अपनी स्पेशलिटी पेन जो है, पेन को कम करने के लिए। ये कॉमेडी बनी है के लिए। अब लास्ट में, बाद में ये आप कंफ्यूजन आपके आने का मन क्या हुआ? जो मतलब क्या चीज? वॉइस ब्रेक हो रही थी सर। तो अब इससे ज्यादा तो गुरु चारा नहीं है, क्या किया जाए? सर अभी आ रही है, बीच बीच में गई थी लेकिन अभी आ रही क्लियर। हाँ, जब ब्रेक होती है हम बता देंगे, उसे रिपीट कर देना। रोमांटिक कॉमेडी आप देखो, रोमांटिक कॉमेडी क्या है? कॉमेडी वो ऊपर जो आपने पढ़ा था वो क्राइटेरिया लगा देना, और ऊपर लगा देना रोमांटिक। अब रोमांटिक का मतलब समझ लो, रोमांस क्या चीज होती है? रोमांस वो कोई भी चीज हो सकती है जो सिग्नल आ रहा है, सही आवाज ना आ रही, कोई बात ना, तो बंद कर दिया जाए फिर सिग्नल भैया, क्योंकि मैक्सिमम मैं अपना आ रही है सर, 100% क्लियर है सर, क्लियर है सर, आ रही है। चलो तब ठीक है, तब फिर तो बीच में डिस्टर्ब ना करो। देखो कॉमेडी आपको पता हो गया। अब रोमांटिक क्या चीज है? रोमांटिक का मतलब हो गया रोमांस, इसमें रोमांस का मिक्सचर होगा। रोमांस क्या चीज होती है? रोमांस वो चीज होती है जो काल्पनिक हो, मतलब उसका व्यवहारिक स्वरूप अप्लाई न हो सके, आप उसको व्यवहारिक जीवन में अप्लाई न कर सको, समझ रहे हैं? जैसे तुमने रोमांटिक मूवी देखी होगी, रोमांटिक मूवी क्या वो व्यवहारिक जीवन में तुम अप्लाई कर सकते हो? यार माइक बंद कर लो जिसका भी हो। व्यवहारिक जीवन में आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एडवेंचरस होती है वो, बात कर रहे हैं, इमेजिनरी उसमें जो है चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें अगर जो कॉमेडी में आप मिक्स करते हो, उसकी थीम में आप ये सब चीजें डालते हैं, तो वो कॉमेडी आपकी रोमांटिक कॉमेडी हो जाएगी। अब जैसे ये एज यू लाइक इट यहाँ पे दिया गया है, तो एज यू लाइक इट में जो प्रेम की सिचुएशन बनाए हैं, जो वहां पे जो है वो सिचुएशन बनाए थे, क्या वो वास्तविक जीवन पे अप्लाई होने वाली थी? वहां पे जो कुछ चीजें उन्होंने, जो शेक्सपियर ने डाल रखा था, वो सिर्फ ड्रामा तक ही संभव था, वैसा वास्तविक जीवन में नहीं संभव था कि जो है बड़े घर की लड़की है, वो पता चला तुम्हारे प्रेम में पागल है। ऐसा ज्यादातर संभव है क्या? सब लोग अपना कैडर देखते हैं, जो है कैडर के अकॉर्डिंग टू सब लोग आजकल जाना पसंद करते हैं। पता चला आजकल जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियों के उसमें क्या सपने में राजकुमार ही आते हैं, गरीब क्यों नहीं आते हैं? आप बताओ। क्योंकि वो डेकोरम है कि कैडर वहां चलता है ना। तो कहने का मतलब, रोमांटिक का मतलब आप ये समझो
कि रोमांस का मतलब इमेजिनरी सिचुएशन होनी चाहिए, काल्पनिक चीजें होनी चाहिए, वो व्यवहारिक चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जैसे रेयर कंडीशन समाज में कभी कभार देखने को मिल जाती है, कहाँ पता चला राजा की लड़की है, चौकीदार से वो जो है प्रेम करना शुरू कर दी, तो वो तो अलग की चीज है। लेकिन ज्यादातर क्या चीजें हो रही हैं, ज्यादातर चीजों में लोग डर देख के भगते हैं। सर कैडर मतलब क्या हुआ? कैडर कोई नया शब्द है? सर हमें समझ नहीं आ रहा, नेक्स्ट पे पूछा, हो सकता है पुराना हो। कैडर, कैडर का मतलब होता है अस्तर। अब पूछो सर अस्तर क्या होता है, तब हम वही बताएंगे। अस्तर वही वो होता पता है है, जो वो पता है सर। कपड़े में लगा दिया जाता है। कैडर का मतलब होता है आपका स्तर, किस स्तर के आप हैं, आपका इकोनॉमिक लेवल क्या है। जितना इकोनॉमिक लेवल है उसी इकोनॉमिक लेवल के अकॉर्डिंग टू अपना आदमी काम करता है। अब जैसे कैडर का मतलब आप ज्योति मौर्य वाला केस समझ सकते हो। भाई शादी टूटने क्या मतलब है, सिर्फ कैडर ही तो वहां जो है आपका जो है वो आया, बाकी और तो कोई ज्यादा मतलब था नहीं। सटायरिकल कमडी आ जाओ, देखो कमडी गुण वही कमडी वाले आपको मिलेंगे। अब ये सटायरिकल, सटायरिकल का मतलब होगा जहां भी तुमको सटायर मिलेगा तो वहां या तो कल्चर पे वो सटायर होगा, यहाँ वहां कोई इंसिडेंट पे सटायर होगा। तो सटायरिकल कॉमेडी में किसी भी चीज के ऊपर सटायर किया जाता है, और सटायर शब्द में करेक्शन निहित होता है। सटायर में क्या होता है, अगर जो सटायर आपके सटायर का एक जो है इसमें दो तीन चीजें होती हैं, स्पेशली दो चीजें क्या, पहली चीज तो आप किसी की नौकरी करते हो, ठीक, आप उसकी जो है खिंचाई करोगे, प्लस खिंचाई में आपका एम सिर्फ खिंचाई का नहीं होता है, आपका एम खिंचाई का नहीं होता, आप उसमें सुधारात्मक पहलू होना चाहिए। अब सुधारात्मक पहलू के साथ की गई खिंचाई वो सटायर कहलाती है। और सिर्फ जो है खिंचाई, वो फिर या तो उसको आप आयरनी में डाल देते हो या आप उसको जो है दूसरी किसी चीजों में आप उसको डाल सकते हैं। समझ रहे हैं, अगर जो उसकी मीनिंग डिफरेंट हो गई तो फिर आयरनी में आपकी चली जाएगी। सरकार हो सकती है सर। हाँ हाँ, सरकार में उसमें आप जो है ढकेल सकते हैं। समझ रहे हैं, तो सिचुएशन आपका कुछ क्रिएट करती है। लेकिन अगर जो सटायर है तो उसमें करेक्शन तुमको जरूर मिलेगा, उसका जो है तरीका जरूर रहेगा कि जो है किसी चीज को करेक्ट कर सकता है। बात समझ रहे हैं। अब इसमें देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, सटायरिकल कॉमेडी का जो है उद्भव कहाँ से हुआ, शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई। तो शुरुआत देखो एक यही थे, ग्रीक में एक अरिस्टोफेंस चच्चा थे, ठीक। तो अरिस्टोफेंस चच्चा इसी जो है सटायरिकल कॉमेडी लिखा करते थे। और सटायरिकल कॉमेडी बाद में वही आते आते इंग्लैंड में किस नाम से जानी गई, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाम से आपकी जो है, सॉरी वो जो करेक्टिव कॉमेडी थी आपकी वो उस नाम से जानी गई। इन्होंने सटायर किया था। अभी एक चीज इसमें और आपको बतानी है, वो आगे हम आपको बताएंगे, तब आप दोनों में अंतर समझेंगे। देखो अरिस्टोफेंस ने क्या किया था, इन्होंने जो है माकरी की थी, पॉलिटिकल फिलोसफिकल लिटरेरी मैटर्स जो है अपने एज की, और उसको सुधारने के लिए उन्होंने माकरी की थी अरिस्टोफेंस ने। और इनकी कॉमेडी को आप जो है ओल्ड कॉमेडी भी बोलते हो या सटायरिकल कॉमेडी भी आप इसको बोलते हैं। समझ रहे हैं। एक आते हैं अरिस्टोफेंस के बाद आपका नाम आता है इनका, कहाँ गए मिनेंडर, ये देखो ये ग्रीक के मिनेंडर हैं, ठीक। तो ये जो अरिस्टोफेंस थे, अभी अरिस्टोफेंस ऊपर आपने पढ़ा, तो जो अरिस्टोफेंस ये पुराने, इनकी अरिस्टोफेंस के पहले एक बार आप जरा डेट देख लो, एक मिनट, इनकी जरा डेट पे गौर करना, ज्यादा कुछ मत देना, डेट इनकी देखना। ये देखो 450 बीसी से लेके 385 बीसी तक। अब नीचे वाली की देखना, मिनेंडर की देखो 322 बीसी से 297, अब ये हो गए जूनियर, ठीक। तो अब उन्होंने सटायरिकल कॉमेडी की, इनकी भी एक टाइप से जो है सटायरिकल कॉमेडी है। तो अब ऊपर वाले की ओल्ड कॉमेडी हो गई, और जो इन्होंने मिनेंडर ने किया इसको जो है न्यू कॉमेडी बोला जाने लगा। बात समझ रहे हैं। और जो ये मिनेंडर वाली कॉमेडी है, मिनेंडर वाली जो इनके सटायर करने का जो तरीका है, इसी पैटर्न को आपके कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, या जिसको आप रेस्टोरेशन टाइम की कॉमेडी बोलते हैं, और जो है
कमडी ऑफ माइनर्स जिसको बोलते हो, वो इन्हीं के जो है मिनेंडर वाले पैटर्न पे ये जो है आपका अप्लाई किया गया था। बात समझ में आई आपको? इसीलिए इसको न्यू कमडी बोला गया। रेस्टोरेशन पीरियड में ये इन्हीं का जो है लिया गया। अब इसी कमडी में अगली कड़ी है फार्स। फार्स क्या होता है? फार्स देखो, एक अभी फार्स में आगे आपको पता चलेगा, नीचे एक जो है टर्म आता है, पहले मैं उसको आपको बताना चाहूंगा। एक होता है हाई कमडी और दूसरा एक होता है नीचे यहाँ पे गया है सर कॉमेडी ऑफ मैनर, सर कॉमेडी ऑफ मैनर की कुछ क्वालिटीज बता दीजिए। देखो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में सबसे बड़ी चीज तुम नाम से ही निकाल सकते हो, मैनर्स। ठीक, तो कॉमेडी बनेगी किससे बनेगी? जो आपके तौर तरीके हैं, तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारी प्रेम करने की स्टाइल, तुम्हारे खाना खाने की स्टाइल, समझ रहे हैं, समाज में तुम्हारे पब्लिक डीलिंग स्टाइल, इसी की आखिरी की जाएगी। कि पता चला तलवार निकाले बैठे हैं, प्रेम वाली बात आई, प्रेम साबित करना है, जो है गला काट के जो है साबित कर दिए, उसका कोई मतलब निकला? अब बताओ, एक सटायर ही तो है कि जी सर, कटाक्ष क्या कह फायदा सकते हैं इससे टाइम, निकला? अपने टाइम का। हाँ हाँ, तो वो आप नहीं, इनका करेक्टिव है, वो सुधारना चाहता है, बताना चाहता है कि इससे देखो कुछ फायदा वायदा नहीं है, इसलिए इनको रनिंग रखा गया। बात समझ रहे हैं? अब देखो अगली कड़ी आपको क्या है, हाई कमडी। ठीक, इसको समझने के बाद तब आपको फार्स इजीली समझ में आ जाएगा। हाई कमडी क्या होती है? जैसे मैं एक कमडी लिखूं, ये समझ लो कमडी होगी। ठीक, इसमें जो मैं डायलॉग्स यूज करूं वो बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास के हों, उसको जन सामान्य रिक्शा चलाने वाला इंसान या ग्रामीण क्षेत्र का इंसान जो कम पढ़ा लिखा है, वो उसके जो है अर्थ को निकाल ही नहीं पाता। अच्छा ये बताओ, जैसे गजल हुई, गजल को सारे लोग समझ पाते हो? उसको पढ़ने के बाद उसकी जो है आप अर्थ निकाल लेते हैं? नहीं निकाल पाते हो। और वही जो आपका क्षेत्रीय सांग होता है, जैसे जो इधर पूर्वांचल वाले भोजपुरी हो गए, पश्चिमी वाले हरियाणवी सांग हो गए, समझ रहे हैं, तो अब आप इनका इजीली मीनिंग निकाल लेते हैं। इसमें पूर्वी वाले गानों में आपको फूहड़पन मिलेगा, पश्चिमी वाले गानों में हो सकता है फूहड़पन मिले, तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, वो जो बोलेंगे सब एकदम डायरेक्ट बोल देंगे। अब जैसे मुझे आपको कहना हुआ यार तुम बंदर हो का, एक तरीका ये हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा लो पैटर्न कहने का, ये हो गया। और जब मैं आपको कहूं कि यार जब आप हंसते हैं तो मुझे अपने पूर्वजों की याद आती है, पूर्वज अपने कौन थे? दिमाग लगाओगे यार, पूर्वज तो अपने बंदर थे। अब आपको मैं क्या कह रहा हूं? आपको मैं बंदर कह रहा हूं। अगर जो तुम दिमाग लगा ले गए, तुम्हारी उतनी सोच है कि तुम होमोसेपियंस की तुम औलाद हो, तब तो तुम समझ पाओगे। तो हाई कमडी के जो डायलॉग्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअल क्लास के होते हैं, तो इंटेलेक्चुअल लोग ही इसको समझते हैं। और जो लो कमडी होती है उसके डायलॉग्स जो है इंटेलेक्चुअल क्लास के नहीं होते हैं। तो जो आपकी फार्स होती है वो हंसाने का एक तरीका होता है, लेकिन वो लो कॉमेडी का पार्ट होता है। बात समझ रहे हैं? फार्स हंसाने का तरीका है, हंसी से संबंधित है, लेकिन वो लोअर क्लास की जेंट्री के लिए बना है, हायर क्लास की जेंट्री के लिए। हायर क्लास मेरे कहने का मतलब इंटेलेक्चुअल जेंट्री, थोड़ा पढ़ी लिखी है, जो विटी डायलॉग्स को समझ सकती है। बात समझ रहे हैं? अब जैसे हाई कॉमेडी के यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लो कॉमेडी के भी जैसे विटी डायलॉग्स तुमको कहाँ मिलेंगे? ये मचाडो अबाउट नथिंग में आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हैं, बे ऑफ द वर्ल्ड यहाँ आपको मिल सकते हैं। लो कॉमेडी में क्या, जैसे गैक्स हंसाएगा तुमको, कैसे गैक्स करके लगा, नो इंटेलेक्चुअल अपील, कोई इंटेलेक्चुअल अपील आपकी नहीं होगी। पता चला आपने जोकर वोकर को देखा होगा, एक फटे हुए पटरे से जो किसी पिछवाड़े मारता है, फट से बोलता है, तुमको मजा आ जाता है। ये सब जोक, कुछ ऐसे जोक्स हुए जो डायरेक्ट एकदम भोड़े वाले। तो ये सब चीज करके अगर जो आप किसी को हंसा रहे हैं, इस पे बेस्ड कोई कॉमेडी बनी है, तो वो कॉमेडी आपकी लो कॉमेडी कहलाएगी। बात समझ में आ गई आपको? सर पीडीएफ चली गई। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी आ जाती है। हो रही है सर, सर पीडीएफ हो रही है विजिबल है। इसको आज यहीं तक रखिए, ठीक है? जी सर। बाकी जो है 9:30 की क्लास में, और बाकी जो कॉमेडी ह्यूमर जो बाकी जो चीजें हैं वो 9:30 की, वो 9:45, 9:30 तो कहने के 9:45 पे सब लोग मिलिए। कल से अगर जो आंसर आए तो ओके नहीं आएंगे
तो यहाँ पे हम प्रयास आपका करेंगे कि वो लिटरेचर का वो चीज जो है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टू है, वो जैसे कोड है या जो भी चीजें हैं उस पे जो है टोटल चर्चा वहां से हो, उस पे फोकस्ड मतलब हुआ जाए। ठीक है जी सर।